समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। और इसके बाद समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के जो भेद हमने आपको बताया है, समास का जो मैंने कोड वर्ड बताया, वो कोड वर्ड क्या है? केटी बैड बॉय। केटी बैड बॉय। ठीक है, केटी बैड बॉय में हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। के फॉर हमारा कर्मधारय। कर्मधारय समास। टी फॉर तत्पुरुष। पुरुष। डी फॉर बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। ए फॉर अव्यय। अव्ययी अव्ययी भाव समास। डी फॉर द्विगु। द्विगु समास। सेकंड डी फॉर द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास। मतलब केटी बैड बॉय ये हमारे जो है ये कोड वर्ड है। क्या है? केटी बैड बॉय कोड वर्ड है। और ऐसे में ये इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं समास के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? समास के 6 प्रकार हैं। और अगला है हमारी जो कविता है, उसमें कविता के अकॉर्डिंग हम समास में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कविता में कविता की शुरुआत की लाइनें हैं कि द्वंद्व समास में और छिपे द्विगु में गणना पद आवत है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे बहुव्रीहि में अन्य बनावत है। पहला पद जिसका विशेषण हो, पहला पद जिसका विशेषण हो, कर्मधारय नाम गिनावत है। अव्ययी में अव्यय छिपे है सखी, अव्ययी में अव्यय छिपे है सखी, बहुव्रीहि में अन्य बनावत है। एक एक करके हम देखेंगे हमारा कि द्वंद्व समास में और छिपे। अब इसमें छिपा कहाँ हुआ? देखिए यहाँ पर ध्यान दें। ये देखिए द्वंद्व समास है। जैसे अगर मैं कहता हूँ माता पिता, माता पिता में माता डैश पिता, इसमें क्या छिपा हुआ है? बीच में क्या छिपा हुआ है? डैश की जगह पर क्या आ जाएगा? और। ये माता पिता समस्त पद के अंतर्गत आएगा कि विग्रह के अंतर्गत आएगा? समस्त पद। समस्त पद का मतलब क्या होता है? समस्त पद जो छोटा हो। समस्त पद मतलब जो छोटा है। विग्रह का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो रात दिन ये समस्त पद हो गया। तो रात दिन में जो है, रात दिन में हमारा विग्रह जब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? रात और दिन। ठीक है, ये आपका कहने का मतलब है द्वंद्व समास के समस्त पद में डैश आता है और इसमें जो है और छिपा होता है। और इसके मतलब विग्रह में हमको और दिखाई पड़ता है। विग्रह में क्या होता है? विग्रह में हमको सीधा और दिखाई पड़ रहा है, जबकि जो है इसमें समस्त पद में जो है उसमें छिपा हुआ है। समस्त पद में क्या है? हमारा छिपा हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल बताइए, कोई द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। द्वंद्व समस्त पद का? हाँ, समस्त पद का कोई उदाहरण बताइए। भाई बहन। भाई बहन, भाई, हाँ, चाचा चाची। भाई डैश बहन, चाचा डैश चाची। ठीक, अब ये डैश की जगह पर क्या छिपा हुआ है? और। तो द्वंद्व समास में जो है जो डैश है, द्वंद्व समास, ध्यान देना कि द्वंद्व समास का जो डैश है, डैश आपका इस अव्ययी भाव समास में भी आता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ घर घर, तो ये घर घर अगर उसमें अगर आ गया, घर घर आ गया, तो अगर एक वर्ड रिपीट हो गया तो जान लेना वो अव्ययी भाव समास है। कौन सा? एक शब्द अगर रिपीट हो गया, घर घर आ गया, हाँ, प्रत्येक घर हो गया, तो एक शब्द एक से अधिक बार आया, वो अव्ययी भाव हो गया। लेकिन उसके अपोजिट जैसे शब्द रहा, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, ठीक है, तो घर घर एक शब्द का पुनरावर्तन, एक शब्द का पुनरावृत्ति, वो अव्ययी भाव में हो जाएगा। वो विग्रह है। अव्ययी भाव समास का क्या है? विग्रह है। घर घर, प्रत्येक घर, ठीक है। तो उसमें जो है आपको ध्यान देना है कि अव्ययी भाव मतलब ये नहीं आपको देखना है कि जैसे डैश ही नहीं पकड़ना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ डैश नहीं देखना है। डैश तो आपको और किसी समास में भी आ सकता है। ठीक, आपको पकड़ना है कि वो द्वंद्व समास में अपोजिट जैसे शब्द होते हैं। और ठीक, जैसे माता पिता, उसके अपोजिट जैसे ऐसे शब्द हैं, दिन रात, ठीक है। तो सिर्फ डैश पर ही मत जाना। नेक्स्ट है द्विगु में गणना पदावत है। गणना शब्द का अर्थ क्या है? गिनती, नंबर्स। द्विग समास के विग्रह में क्या चीज मैंने बताया कि विग्रह में आपको क्या ध्यान रखना। विग्रह में ऐसी कौन सी चीज आती है जिससे हम मतलब पकड़ सकते हैं कि हाँ ये द्विग समास। अंक तो होते ही हैं। अंक के अलावा ऐसा कौन सा वर्ड मैंने यहाँ पर देखे सर्कल किया हुआ है? समाहार। समाहार शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह। समाहार का मतलब समूह। समझ में आया? इसका मतलब है कि द्विग समास को हम नंबर से, संख्या से जानते हैं। और द्विग समास में जो है इसमें मतलब दोनों में संख्या आपको जो है इसमें तो आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे आपका चवन्नी है,
अठन्नी है, चौराहा है, पंजाब है, तेरा त्रिवेणी है। तो कहने का मतलब आपको इसमें आपको शब्द को पकड़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मतलब वो शब्द क्या वो संख्या है। यदि संख्या है तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। ठीक है, ये तो सीधे ये समस्त पद में समस्त पद थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, कठिन होता है, इसमें से आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। पंजाब है, कैसे जानोगे कि पंजाब द्विगु समास है? समस्त पद वाले एग्जाम में पंजाब आ गया तो पंजाब कैसे जानोगे संख्या है? तो वो संस्कृत वाला जो शब्द है आपका, तो वो याद रखना, संस्कृत के जैसे मिलते जुलते, जैसे आपका त्रि हो गया, द्वि हो गया, पंच हो गया। तो ऐसे क्या बोलते हैं इसको, जिसे खडानन क्या बोलते हैं वो। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका द्विगु समास में हम जो है नंबर से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? नंबर से पहचानते हैं। और इसमें इसके समस्त पद को जो है इसमें नंबर्स होते हैं और थोड़ा सा हमको पहचानना कठिन होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। विग्रह में हमको नंबर सीधे दिया हुआ होता है, यहाँ पर सीधे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 दिया हुआ है। तो विग्रह में आपको इस नंबर्स के अलावा एक चीज और दिखाई देगी, वो क्या? समाहार, ग्रुप। अगर ग्रुप दिखा, समाहार दिखा, तो जान लेना कि कौन सा समास है? द्विगु समास है। अर्थात जैसे मैंने कहा कि द्वंद्व समास के विग्रह में और आपने पहचाना, द्विगु समास के विग्रह में आपने समाहार एक वर्ड पकड़ लिया, सब एक एक शब्द हम पकड़ते चलेंगे। सभी समास में हम एक एक वर्ड पकड़ते चलेंगे। ठीक है, द्वंद्व समास के विग्रह में द्वंद्व समास के विग्रह में हमने क्या पकड़ा? और द्विगु समास के विग्रह में हमने क्या पकड़ा? समाहार। नंबर्स रहने दीजिए, नंबर्स ठीक है, नंबर्स तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक वैसा वर्ड पकड़िए जिसको जो कहीं ना कहीं आपको एक शब्द देखने मात्र से आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगी, वही है। ठीक है, तो नंबर्स तो मिलेगा, साथ साथ एक वर्ड और याद रखना कि समाहार भी आपको दिखना है। ठीक, इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तत्पुरुष समास। किसमें? तत्पुरुष। मेरी कविता के अकॉर्डिंग तत्पुरुष का वो लाइनें क्या है कि तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे होते हैं। क्या छिपे होते हैं? कारक चिन्ह। तत्पुरुष समास में ये कारक चिन्ह सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने, कर्त में संबंध का की के, अधिकरण में पै पर। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तत्पुरुष समास के समस्त पद में ये कारक चिन्ह छिपे होते हैं। जैसे यहाँ और छिपा था डैश में, यहाँ पर आप संख्या छिपी हुई थी और यहाँ पर आपका कारक चिन्ह छिपा हुआ। राजपुत्र, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखें, राजपुत्र। अब राजपुत्र में क्या छिपा हुआ है आप लोग बताइए? राजा का पुत्र। अगर मैं कहता हूँ धनहीन, धनहीन में क्या छिपा हुआ है? कौन सा कारक चिन्ह छिपा हुआ है? धनहीन है मान लो कोई शब्द, इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगेगा? धन से धन का। धन से ही, धन का नहीं होगा, धन से ही होगा। क्या होगा? धन से ही। तो कहने का मतलब है, ध्यान दें कि कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास के समस्त पद में जो है ये सीधा सीधा इसमें ऐसे वर्ड शब्द दिया गया होगा, इसमें कारक चिन्ह छिपे होंगे। अब ये कारक चिन्ह आपको लगाने पड़ेंगे। किसी में से लगेगा, किसी में को लगेगा, किसी में के लिए लगेगा। दही बड़ा में क्या हो जाएगा? क्या लगेगा? कौन सा लगेगा? दही का बड़ा या दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, अक्सर ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, तो मैं आ गया। आप बीती में क्या लगेगा? आप पर बीती, पर आ गया। ठीक है, पद च्वित में क्या होगा? पद से च्वित। कहने का मतलब है ये कारक चिन्ह आपको समस्त तत्पुरुष समास के समस्त पद में कारक चिन्ह आपको फिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा कारक चिन्ह लग रहा है। तो हमारे कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, एक बार हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोग बताइए। एक बार शुरुआत करिए। कर्ता, मैं इधर वाला पढ़ूंगा, आपको इधर वाला बताना। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। पेड़ से पत्ता गिरता है, याद रखना, इसमें भी करण में भी से है, अपादान में भी से है। चीजें जब अलग होती हैं तो वो अपादान में आता है। जब वो कहीं ना कहीं मिश्रण रहता है, मिली हुई होती है, से या के द्वारा कह सकते हैं, से या के द्वारा। ठीक है, के द्वारा ये हो गया। हाँ, बस से चला जाता है, बस के द्वारा चला जाता है। तो आप से कह लो या के द्वारा कह लो। समझ में आया? तो ये कारक चिन्ह हो गए हमारे। कारक चिन्ह से ही हम पता लगा लेते हैं। तो मैंने क्या बताया? तत्पुरुष समास के विग्रह में कारक चिन्ह होता है। क्या होता है? कारक चिन्ह दिखाई देता है, जबकि समस्त पद में कारक चिन्ह दिखाई
नहीं देता है। ये चीजें समझ में आ गई? आप लोग कर लोगे? मैं पूछूं एक और एग्जांपल? ठीक है, अब आपको बताना है तत्पुरुष का आप ही बताइए, चलिए आप लोग कोई एग्जांपल बताइए तत्पुरुष का। समस्त पद में? हाँ, समस्त पद में कोई एग्जांपल बताइए तत्पुरुष समास का। राजपुत्री, राजपुत्री, राजा की पुत्री, राजपुत्र है। ठीक है, इसमें किसी में का आ गया, किसी में की आ गया। कहने का मतलब है कि जैसे आप तत्पुरुष समास में आपको कहीं ना कहीं वो कारक चिन्ह लगाना पड़ेगा। असमर्थ। ठीक है, हाँ, असमर्थ, असमर्थ, असमर्थ। हाँ, तत्पुरुष का एक भेद और भी होता है, जिसे आपने सही याद दिलाया। तत्पुरुष का एक भेद होता है नई तत्पुरुष। क्या होता है? नई तत्पुरुष। ये हमारा कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह के अलावा, मतलब आप ही कारक चिन्ह के अलावा एक तत्पुरुष में जो है वो छोटा आ का वो नाम में बदल जाता है। किसमें? जैसे आपका आधर्म है, आधर्म ये समस्पद है। आधर्म क्या है? समस्पद है। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? ना धर्म। समझ में आया? जैसे अगर कहते अन्याय, अन्याय का विग्रह क्या हो जाएगा? ना न्याय। अमर, न मर। तो कहने का मतलब है तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह के अलावा एक प्रकार हमारा और भी होता है, वो उससे क्या कहते हैं? नई तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? नई तत्पुरुष। समझ में आ गया? तत्पुरुष समास समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े हम नेक्स्ट। तो वो लाइनें हमारी क्या हैं? एक बार हम यहां से लेकर तत्पुरुष तक गाएंगे एक बार। ठीक है, चलिए क्या एक बार शुरू करिए। द्वंद्व समास में और छिपे द्विगु में गणना पद आवत है। द्वंद्व समास में और छिपे द्विगु में गणना पद आवत है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, बहुव्रीहि में अन्य बनावत है। पहला पद जिसका विशेषण हो। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे कर्मधारय समास की ओर। अपनी कविता के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण। पहला पद विशेषण होता है, पहला शब्द विशेषण होता है, दूसरा शब्द क्या होता है? संज्ञा होता है। कहने का मतलब है कर्मधारय समास के समस्त पद को हम विशेषण और संज्ञा से पहचानते हैं। ठीक है, किससे पहचानते हैं? संज्ञा और विशेषण। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक, और इसके विग्रह में तीन चीजें हम आपको ध्यान रखना है कि अगर इसका जब विग्रह करेंगे किस मतलब उनके विग्रह में किसी में जो आएगा, किसी में रूपी आएगा, किसी में के समान आएगा। अगर मैं कहता हूं चंद्रमुख, चंद्र के समान, चंद्रमा के समान, चंद्र रूपी मुख या चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो किसी अगर आपको के समान दिख गया, विग्रह में के समान दिख गया, कंपेयर हो रहा होगा, किसी शब्द से तुलना हो रही होगी, तो जान लेना कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगर आपका रूपी दिख गया तो जान लेना कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, अगर बीच में जो दिख गया तो वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए। अगर मैं कहता हूँ नील गगन में, जैसे मैंने बताया, इसमें नील गगन में ये कैसे पहचानोगे? कर्मधारय समास ही है, क्योंकि नीला एडजेक्टिव है, विशेषण है, और गगन संज्ञा है। नीला एडजेक्टिव है, विशेषण है, गगन संज्ञा है। आपने ऐसे पहचान और लिया, इसका कोई दूसरा मीनिंग भी नहीं निकल रहा ठीक है। तो अगर मान लो कोई ऐसा वर्ड मैं कहता हूँ कि जैसे कहने का मतलब विग्रह में बता रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मान लो लंबोदर का ही ले लिया, लंबोदर तो ऐसे बहुव्रीहि समास में आएगा। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। अगर मैं इसका विशेषण और नाउन के अर्थ में लिया, लंबा है जो उदर, लंबा है जो पेट, लंबा है जो पेट, अगर मैंने विशेषण और उसके अर्थ में लिया तो लंबोदर किस में हो जाएगा? ये मतलब मेरे विग्रह के अनुसार ये लंबोदर कर्मधारय क्यों हुआ? आपने उसमें विशेषण और संज्ञा दिया। कहने का मतलब है कि हम जो है कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है हमारा, कहीं ना कहीं अगर हम उसको पहला पद विशेषण के रूप में जब देखेंगे, पहला पद जब विशेषण मान लेंगे, दूसरा नाउन संज्ञा मान लेंगे, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। अगर हमने ध्यान सुना, हमने जो लगा करके पहला पद उसमें क्या किया? नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, हमने नीला उसको विशेषण ले लिया, कंठ को नाउन बना दिया, बीच में जो लगा दिया, तो ये कर्मधारय समास हो गया। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ठीक है, मान लो लंबोदर ही था। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश,
अर्थ कहने का मतलब हम दूसरा मीनिंग दे रहा है, सेकंड मीनिंग दे रहा है, वो आपका क्या हो गया, सेकंड जब मीनिंग देगा तो कौन सा समास हो जाएगा आपका, दूसरा मीनिंग देगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर हम विशेषण विशेष्य के अर्थ में लेंगे कर्मधारय समास हो गया। ये आपको समझ में आ गया? मैं पूछूं और, मान लो पीतांबर है, पीतांबर है, पीला है जो अंबर, बट वो बहुब्रीहि में आ जाएगा कि पीला विष्णु। अगर मैं इसका अर्थ विशेषण के रूप में ले रहा हूँ, पीला है जो अंबर, तो कर्मधारय हो गया। पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु या कृष्ण, तो बहुब्रीहि समास हो गया। समझ में आया कि हम विशेषण और विशेष्य के रूप में अर्थ लेंगे। अगर हम उसको पहला पद विशेषण मानेंगे और जो लगाएंगे तो कहने का मतलब कर्मधारय समास हो गया। अगर हम उसका सेकंड मीनिंग निकालते हैं, दूसरा मीनिंग निकालते हैं, तो जान लेना वो कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि। एक ही शब्द आपका, ध्यान से सुनना, एक शब्द ही आपका वो नंबर्स वाला कौन सा होता है, द्विग समास भी हो सकता है। एक ही शब्द वो द्विग का भी उदाहरण हो सकता है। मतलब तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा आपका 3 रंगों का समाहार, ठीक, और तिरंगा ही तो आपको 3 रंग हो गए, 3 रंगों का समाहार हो गया, समाहार आ गया, ग्रुप आ गया, नंबर्स आ गए, ठीक है, तिरंगा हो गया। लेकिन तिरंगा अगर मान लो मैं कहता हूं रंग नाउन हो गया, ती मतलब विशेषण हो गया। अगर विशेष 3 है जो रंग, ये ले लिया, अब बताइए 3 है जो रंग, कर्मधारय, 3 रंग है जिसमें, 3 रंग है जिसमें अर्थात तिरंगा, फ्लैग, तिरंगा, 3 रंग है जिसमें 3 रंगों का, अब आप यही चीजें हमने बताई थी, क्योंकि भाई समाहार आता है विग्रह में। जैसे अभी आपने कहा ना, आपको लगा होगा कि द्विग समास, आपको लगा होगा द्विग बहुत आसान है। मैंने यही कहा था कि द्विग समास के विग्रह को समाहार से जानना, समाहार से पहचानना। बहुब्रीहि होगा ना? हाँ, बहुब्रीहि होगा ना? तो द्विग समास में समाहार आता है ना, द्विग समास में समाहार या समूह आता है, ठीक, समझ में आया? तो तिरंगा आपका, ऐसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तिरंगा आपका द्विग भी हो सकता है, आपका कर्मधारय समास भी हो सकता है, और वो बहुब्रीहि भी हो सकता है। तिरंगा को अगर आपके तिरंगा कहने मात्र से आपके दिमाग में फ्लैग नाचने लगा, फ्लैग आ गया दिमाग में, फ्लैग प्रधानमंत्री है, अब आप बताइए प्रधानमंत्री कहने मात्र से आपके दिमाग में मस्तिष्क में क्या है? आपके दिमाग में नरेंद्र मोदी जी आ गए। शायद मेरे दिमाग में नरेंद्र मोदी जी की जगह अगर मान लो ये आ गया कि प्रधानमंत्री, अगर मेरे दिमाग में आ गया कि प्रधान मतलब एडजेक्टिव हो गया, मंत्री नाउन हो गया, प्रधान मतलब कहने का मतलब है आपका ये विशेषण हो गया, मंत्री नाउन हो गया, तो कर्मधारय हो गया। प्रधानमंत्री कहने मात्र से आपके दिमाग में आया मोदी जी आ गए, इसका मतलब जो है ये बहुब्रीहि समास है, आपका बहुब्रीहि हो गया। लेकिन मैंने उसका उस दूसरे सेंस में अर्थ लिया कि विशेषण और विशेष, तो ये कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। तो शब्द याद रखना कि बहुब्रीहि समास में सबसे बड़ी पहचान क्या है कि शब्द मात्र से हमारे दिमाग में फिगर नाचने लगता है, उसका चित्र बन जाता है। नीलकंठ कहने मात्र से आपके दिमाग में शिव जी आ जाएंगे, चक्रधर कहने मात्र से आपके दिमाग में विष्णु भगवान आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे। तो वो शब्द विशेष से ही हमको पता चल जाएगा कि ये सेकंड मीनिंग दे रहा है, कोई और चीज का दूसरा अर्थ है। दूसरा अर्थ होगा तो बहुब्रीहि समास हो गया, पहला अर्थ होगा और विशेषण विशेष्य आएगा तो कर्मधारय समास हो गया। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद हम बढ़ेंगे बहुब्रीहि की ओर। बहुब्रीहि तो आपको दोनों में अंतर पता चल गया। बहुब्रीहि समास में कहीं ना कहीं जो मेरी कविता है कि अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास में अन्य, दूसरा पद, मतलब पहला अर्थ नहीं, कोई दूसरा अर्थ निकल करके आता है, पहला अर्थ नहीं निकलता है, अन्य पद प्रधान होता है, ठीक, बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास में शब्द मात्र से यदि आपको वो मान लो सुनैना है, सुनैना कहने मात्र से सोनिया आपके दिमाग में क्या आया? सुनैना, मैंने कहा सुनैना। अच्छा, अब ये सुनैना कहने मात्र से आपके दिमाग में क्या चीजें फिगर आई? आपके दिमाग में क्या आया? सु मतलब सुंदर होता है, नैन मतलब आंख, तो सुंदर आंखें आ रही हैं आपके दिमाग में। सुनैना किसी स्त्री के बारे में आया, आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में स्त्री के बारे में। अगर आपके दिमाग में स्त्री के बारे में आया तो वो बहुब्रीहि समास हो गया। सुंदर है नैन, जिसके अर्थात सुनैना विशेष स्त्री के बारे में कहा गया। अगर आपने कहा कि सुनैना जो है, सु मतलब सुंदर, नैन मतलब सुंदर है जो आंखें, सुंदर है जो नयन, हाँ कौन सी? तो वो कर्मधारय में आ जाए। कहने का मतलब है बीच में अगर जो आ गया, आपने पहला पद जैसे मैंने मतलब
का नाम आ रहा है तो बहुव्रीहि। सुनैना अगर कहने मात्र से आपके दिमाग में सुनैना किसी विशेष स्त्री का फिगर आ गया, दिमाग आ गया कि सुनैना उसको कहा जाता है, वो बहुव्रीहि हो गया। हाँ। लेकिन सु मतलब सुंदर होता है, नैन मतलब आंख होता है, सुंदर है जो आंखें, कर्मधारय समास हो गया। समझ में आया? ये आपका कर्मधारय समास हुआ। तीसरा जो अंतिम बढ़ेंगे हम अव्ययी भाव समास की ओर, और इसके पहले एक बार फिर से कविता रिपीट करेंगे। क्या? चलिए। द्वंद्व समास में और छिपे, द्वंद्व समास में और छिपे, द्विग में गणना पद आवत है। द्वंद्व समास में और छिपे, द्विग में गणना पद आवत है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, बहुव्रीहि में अन्य बनावत है। पहला पद जिसका विशेषण हो, पहला पद जिसका विशेषण हो, कर्मधारय नाम गिनावत है। अव्ययी में अब छिपे है सखी, अव्ययी में अब छिपे है सखी, बहुव्रीहि में अन्य बनावत है। द्वंद्व समास में और छिपे। आगे बढ़े हम? चलिए शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास में मैंने क्या चीजें बताई कि अव्ययी भाव समास में जो आपका जो पहला जो शब्दांश होता है, मतलब अव्ययी भाव समास में ये देखना कि जो पहला वर्ड होता है, शब्द का टुकड़ा होता है, वो जान लेना उपसर्ग जैसे लगा होता है। कैसे लगा होता है? मतलब एक मूल शब्द आएगा, उसके पहले एक शब्द का छोटा सा टुकड़ा आएगा, और उन दोनों को अलग करोगे तो मूल शब्द का अर्थ निकलेगा। तो अव्ययी भाव समास जैसे हमारा उपसर्ग लगता है, उपसर्ग की परिभाषा तो पता होगा, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग पता है आप लोगों को? प्रीफिक्स पता है इंग्लिश में? उपसर्ग के गाने पते, गीत गाना। उपसर्ग ये होता है, ध्यान सुनना, मूल शब्द में पहले उपसर्ग समझेंगे तब हम अव्ययी भाव समास समझेंगे। समझ में आया? पहले उपसर्ग देखते हैं। मूल शब्द में जब पहले शब्दांश जुड़ जाता है, मूल शब्द में जब पहले शब्दांश जुड़ जाता है, उपसर्ग कहते हैं जी, इसे भूल मत जाना जी। मूल शब्द में जब पहले शब्दांश जुड़ जाता है, मूल शब्द में प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है बूझो जी। प्रतिदिन में बूझो बच्चों, प्रति, तो प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है बूझो जी। प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है बूझो जी। प्रति उपसर्ग है जी, भूल मत जाना जी। कुशवाहा जी, प्रति उपसर्ग है जी, भूल मत जाना जी। मूल शब्द में जब पहले शब्दांश जुड़ जाता है, समझ में आया आपको? कि मूल शब्द में जब पहले शब्दांश जुड़ जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। सेम ऐसे इसलिए माने अव्ययी भाव समास में, उसमें भी उपसर्ग जैसे एक शब्द का टुकड़ा प्रीफिक्स जैसे लगा होता है, वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब है अविकारी। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस वो प्रीफिक्स जैसे माने कि मूल शब्द के पहले जो अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द होते कौन कौन से हैं आपके, थोड़ा सा मुझे बताएं। जैसे आज जन्म में अव्यय शब्द क्या है? आ। भरपेट में अव्यय शब्द भर है। यथाशक्ति में यथा। ठीक, बेमतलब में बे। कहने का मतलब है कि ये अव्ययी भाव समास में जो आपका पहला शब्द का टुकड़ा जुड़ा होगा वही अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास के आ में और नई तत्पुरुष के आ में क्या अंतर है? इसमें आ इसमें भी आया, वो वाला कौन सा आता है नई तत्पुरुष में? वो छोटा आ आता है बिना डंडे का। हाँ। इसमें 2 डंडे होते हैं। वेरी गुड। तत्पुरुष समास में ध्यान से, तत्पुरुष समास में जो नई तत्पुरुष है वो बिना डंडे वाला आ होता है, उसमें डंडा नहीं लगा होता है, छोटा आ होता है। ठीक है, जबकि इस वाले अव्ययी भाव समास में इसमें बड़ा आ होता है, इसमें तो डंडा लगा हुआ है आ। तो ये दोनों में अंतर है। जैसे नई तत्पुरुष में क्या था? आधर्म, अधर्म का न धर्म, अन्याय, अन्याय का न न्याय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये आपका हुआ अव्ययी भाव समास। तो बच्चों एक बार मैं फटाफट क्वेश्चन करूंगा, मेरा चालू होगा फटाफट राउंड। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट की बात है। शुरू करूं मैं? चलो बताओ, समास के जो भेद होते हैं, मैंने जो कोड बताया समास का, वो कोड क्या है? केटी बैड बॉय। केटी बैड बॉय। ठीक है, अब हम देखेंगे के फॉर कर्मधारय।
है। T for तत्पुरुष। B for बहुव्रीहि। A for अव्ययभाव। D for द्विगु। सेकंड D for द्वंद्व। ठीक है। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान एक शब्द में बताइए क्या है? डैश और डैश और द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है? समाहार आता है और नंबर आता है। नंबर से समाहार। तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कर्मधारय चिन्ह आता है। तो उसमें कारक चिन्ह आता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आता क्या आता है? कारक। तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान कारक चिन्ह। कारक चिन्ह होते कौन कौन से हैं? कर्म कर्ण संप्रदान मतलब जैसे को। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करिए। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, संबंध, काके की रागेरी, अधिकरण, में पर। संबंध। आप फिर से बताइए तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कारक चिन्ह। क्या छिपे होते हैं? कारक चिन्ह। किस में छिपे होते हैं? शब्दों में और समस्त पद में छिपे होते हैं। किस में छिपे होते हैं? समस्त। समस्त पद का अर्थ होता क्या है? जो पूरा पद होता है जिसका मतलब छोटा होता शब्द। है। समस्त पद का मतलब छोटे शब्द। समस्त पद का मतलब है छोटे शब्द। ठीक है। बहुब्रीहि समास की सबसे बड़ी पहचान जिसका दूसरा मीनिंग बन रहा हो, जिसका ऐसे मानो कि एक शब्द में में बहुब्रीहि समास। हाँ ठीक है। तो सबसे बड़ी पहचान तो हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में फिगर बन जाता है कोई मतलब कोई शब्द मात्र से। ठीक है। इसके बाद पहचान क्या है? भगवान का नाम क्या है? ईश्वर का नाम मतलब जान लो बहुब्रीहि समास। ईश्वर का नाम मतलब बहुब्रीहि। फिर से बताइए बहुब्रीहि समास की सबसे बड़ी पहचान ईश्वर का नाम। बस ऐसे रखे ईश्वर का नाम। समझ में आया? हो सकता है ईश्वर का नाम ना भी हो लेकिन आप इतना मान के चलें कि ज्यादातर ईश्वर भगवान के नाम ही उसमें आते हैं। अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है। सेकंड मीनिंग निकल करके आती है, पहली मीनिंग नहीं निकलती है। कर्मधारय समास की सबसे बड़ी पहचान पहला शब्द विशेषण, पहला शब्द विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा संज्ञा होता है। सबसे बड़ी पहचान। कर्मधारय समास के विग्रह में मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं। वो क्या है? जो रूपी के समान। जो रूपी और के समान। किसी में जो आ जाएगा। ये जो रूपी के समान किस में आता है? समस्त पद के अंतर्गत आता है कि विग्रह के अंतर्गत? विग्रह के अंतर्गत। किसी में रूपी आएगा। चंद्रमुख बताइए चंद्रमुख में क्या है? क्या लगाएंगे? रूपी लगाएंगे। चंद्र के समान हो जिसका मुख। ठीक है। सा लगाएंगे चंद्रमा के समान मुख। अगर चंद्रमुख है चंद्र रूपी मुख। ठीक है। अर्थात तुम्हारा मुख नहीं है चंद्रमा ही है। समझ में आया? यस। नेक्स्ट अगला है ये आपका क्या बचा? आपका ये कर्मधारय समास हो गया। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की सबसे बड़ी पहचान उपसर्ग। उपसर्ग। बस इतना याद रखो कि अव्ययीभाव समास की सबसे बड़ी पहचान उपसर्ग। क्या? उपसर्ग। प्रीफिक्स जैसे लगा होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। तो आज की क्लास समास की जो है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। वेलकम।